साथियों, यूपी हायर और उत्तर प्रदेश राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की जो डेट घोषित हो चुकी है, उसी के आधार पे हमने एक ये ऑनलाइन बैच शुरू किया हुआ है, जिसमें यूपी हायर और यूपी जीडीसी के जो पाठ्यक्रम हैं, उन्हें हम लगातार कवर करेंगे और परीक्षाओं की दृष्टि से जो तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी संभावना है, उन सभी तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो बैच है, ये यूपी हायर और यूपी जीडीसी की जो परीक्षा है, इन दोनों के पाठ्यक्रम को कवर करती है, जिसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आप देखेंगे कि आदिकाल के हिस्से में जो कुछ भी पढ़ना है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी के लिए। तो आज से हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की ये सीरीज भी शुरू की हुई है। यूपी हायर की जो पाठ्यक्रम है उसमें आप सभी देख रहे होंगे कि हम सभी ने पारिभाषिक शब्दावली के विषय में भी पढ़ा, काव्यखंड गद्यखंड के विषय में भी पढ़ा। लेकिन आज से हिंदी साहित्य के इतिहास का जो ये क्रम चलेगा वो हायर की परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी होगा, और साथ ही यूपी जीडीसी की जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि आदिकालीन साहित्य की सामाजिक और सांस्कृतिक क्या धार्मिक पृष्ठभूमि क्या है, सिद्ध जैन नाथ साहित्य क्या है, लौकिक साहित्य क्या है, रासो साहित्य क्या है, इन सभी के विषय में पढ़ना बहुत आवश्यक है, और यही जीडीसी के पाठ्यक्रम में भी है। तो 10 मार्च से जीडीसी की बैच भी शुरू है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे नंबर पर संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी हायर वाले लगातार हमारे संपर्क में हैं। तो देखते हैं, हम सबसे पहले आदिकाल के विषय में जब हमें पढ़ना है तो शुक्ल जी की कुछ मान्यताओं को ध्यान रखना होगा। शुक्ल जी लिखते हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो ये पहली ही पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जा चुकी है कि यह पंक्ति किसकी है और किस पुस्तक से है। तो ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि अगर जनता की चित्रवृत्ति बदलेगी तो साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आएगा, और साहित्य के स्वरूप में जो परिवर्तन आ रहा है उसी का आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। तो जब आप इस तरह के प्रश्नों के समक्ष आएंगे, या ऐसे प्रश्न आपके सम्मुख आते हैं कि साहित्य का इतिहास किसे कहा जा सकता है, तो आदि से अंत तक चित्तवृत्तियों की जो बदलती हुई परंपरा है उनका जब अनुसरण करता है कोई हिंदी साहित्य का इतिहासकार, तो वो जो कुछ लिखता है वो साहित्य का इतिहास हो जाता है। इसी से जुड़ा हुआ अगर आपको याद होगा तो ये कथन है बालकृष्ण भट्ट जी का। उनका निबंध है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। निबंध का नाम भी ध्यान रखेंगे, लगे हाथ एक तथ्य भी तैयार हो जाएगा कि उन्होंने लिखा कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। तो ये निबंध लिखते ही उन्होंने एक पंक्ति लिखी कि इसलिए साहित्य यदि जनसमूह से आशय नेशन कि चित्त का चित्रपट कहा जाए तो संगत है। यानी कोई किसी साहित्य को जनसमूह के चित्त का चित्रपट कहा जाए तो संगत है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो चित्रवृत्तियों को परखने की परंपरा की बात की, बालकृष्ण भट्ट ने उनसे पहले ही ये बात कह दी थी अपने एक निबंध में कि जनता के जो चित्त है जनता का, उसका चित्रपट एक सिनेमा के रूप में अगर कहें कि साहित्य है तो कोई असंगत बात नहीं बल्कि संगत बात है। तो इन दोनों इतिहासकारों के कथनों को आपको ध्यान रखना है, जिससे आदिकाल या हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की आवश्यकता को समझ सकते हैं। चलिए यहां से देखते हैं आदिकाल के विषय में क्या महत्वपूर्ण बात है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की आरंभिक अवस्था का नाम वीरगाथा काल रखा। यानी आदिकाल कहते हुए उन्होंने इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या निर्धारित की? वीरगाथा काल। वीरगाथा से आशय है जो उस दौर के राजाओं और सामंतों या उच्च वर्ग की प्रशंसा के रूप में उनके वीर गाथाओं का, या उस दौर के जो वीर शासक थे उन सभी की जो वीर गाथाएं या कथाएं थी, उनका जब अंकन कवियों ने करना आरंभ किया तो ये प्रवृत्ति आदिकाल में प्रमुख रूप से उभरती है, इसीलिए इसे वीरगाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने।
तो ये तथ्य सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, वीरगाथा काल किसने कहा है। अब यहां से एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि आचार्य शुक्ल आदिकाल की समय सीमा कहां से कहां तक मानते हैं, यानी कब से मानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, संवत 1050 से 1375 तक मानते हैं। ये संवत में है। आप सन में जब बदलना हो तो आप 57 माइनस कर दीजिए, तो ये 993 से ठहरता है। यानी आदिकाल की जो समय सीमा है वो 993 ईस्वी से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। 1375 संवत में भी आप इसी तरीके से घटाएंगे तो 1318 के आसपास ठहरेगा। ठीक है, तो ये आदिकाल की समय सीमा का निर्धारण ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की दृष्टि से है। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि शुक्ल जी ने ये समय सीमा निर्धारित करते हुए और तथ्य क्या दिया है जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये कुछ पीछे से तात्पर्य शुक्ल जी का होता है कि आगे तक, यानी कुछ बाद तक, हमीर देव के कुछ बाद तक। ये तो उनके लिखने की ये तरकीब थी कि कुछ पीछे तक, कुछ पीछे से आशय हमीर देव के कुछ बाद तक लिखा जाता रहा आदिकालीन साहित्य की जो प्रवृत्ति का साहित्य था। ठीक है, तो जब संवत में देख रहे हैं तो 1050 से 1375, और किसी राजा से अगर देखेंगे जोड़ के तो महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के कुछ बाद तक। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान रख लेना है। तो ये बात जो हमने बताई कि 57 माइनस करके जब आप सन में कन्वर्ट करेंगे तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक यह समय सीमा ठहरती है। तो ये इतने ही पॉइंट्स आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल के विषय में, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा है। तो उन्होंने जितने काल हैं उन्हें अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रकरणों में बांटा हुआ है। जैसे आदिकाल की ही बात करें तो इसमें प्रकरण एक जो है उसमें उन्होंने आदिकालीन साहित्य का जो सामान्य परिचय दिया हुआ है। फिर प्रकरण दो में उन्होंने अपभ्रंश काव्य के बारे में बताया है, अपभ्रंश काव्य क्या है उनके विषय में। प्रकरण तीन में उन्होंने देश भाषा काव्य जो था, जिसे वीरगाथा के नाम से उन्होंने जाना, उसको प्रकरण तीन में रखा है। प्रकरण चार में क्या है, प्रकरण चार में आप देखेंगे फुटकल रचनाएं हैं। यानी फुटकल रचनाएं में क्या, लोक भाषा के पद्य, अमीर खुसरो और विद्यापति। यानी जो लोक भाषा के जो शब्द थे, जिसमें अमीर खुसरो ने भी लिखा, विद्यापति ने भी लिखा और अलग अलग अन्य लोगों ने भी जो कुछ लिखा, उन्हें फुटकल रचनाओं के अंतर्गत रखा। तो यहां से यही बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि अमीर खुसरो और विद्यापति को किस श्रेणी में रखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो प्रकरण चार फुटकल रचनाओं की श्रेणी में। और जिसे वीरगाथा काल, जिस प्रवृत्तियों के दम पे आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, उन्हें किस नाम से किस प्रकरण में रखा, तो देश भाषा काव्य कहा उन्होंने और प्रकरण तीन में रखा हुआ है। अपभ्रंश काव्य को किस प्रकरण में रखा है, तो ध्यान रखेंगे प्रकरण दो में। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि आपको शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ते वक्त बहुत बारीकी से देख के नोट करना होगा। वो हमने यहाँ पे मेहनत करके आप सभी के लिए इसे यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे जो प्रकरण आवश्यक है। चलिए, इस क्रम में अब नामकरण के विषय में देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए आदिकाल के, वो हमें यहाँ पे तैयार करना है। तो पूरी जो कोशिश है कि इन सभी क्लासेस के माध्यम से जो हमारे 60-65 दिन बचे हुए परीक्षाओं के, हायर के तो और कम बचे हुए हैं, उस पूरी अवधि में हम रिवीजन करें। ये रिवीजन के रूप में ही आप इन क्लासेस को लीजिए, क्योंकि आपने जो कुछ अब तक पढ़ रखा है उसके साथ इन सभी क्लासेस को देखने से आपका रिवीजन मजबूत होगा और कमांड आपकी अच्छी हो जाएगी। जैसे आपने पढ़ा होगा, ग्रियर्सन ने चारण काल कहा आदिकाल को, मिश्र बंधुओं ने क्या कहा, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, बीज वपन काल कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन क्या कहते हैं, सिद्ध सामंत काल कहते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं, वीरगाथा काल। इतने पॉइंट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें आपको कहीं भी बेवजह के समय नष्ट करने वाले तथ्य या उस तरह की गॉसिप, बेटा बेटा और प्यारे लड्डू, ये सारी चीजें, इस तरह की कोई प्रवृत्तियां नहीं है। आप फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए, जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही जरूरी होता है।
ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, क्योंकि कंटेंट आपके सामने है और कंटेंट को आप बारीकी से ध्यान से जब देखते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाती है। इसलिए सावधानी पूर्वक इन तथ्यों को देख लीजिए, रिवाइज करेंगे। ग्रियर्सन चारण काल कहते हैं, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल कह रहे हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल कह रहे हैं, जो कि देश भाषा काव्य के अंतर्गत उन्हें रखा है उन्होंने। तो उम्मीद है ये सारी बातें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण तथ्य है आदिकाल के अंतर्गत वो भी हम देखते हैं यहाँ पे, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत कितनी पुस्तकों को आधार बनाकर उसका नाम वीरगाथा काल रखा। यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और जो आधुनिक काल, इस तरह की श्रेणियां उन्होंने बनाई है। उसमें अगर आप देखेंगे तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहने के पीछे कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम उन्होंने लिए। कितनी पुस्तकें थी उनकी संख्या को ध्यान रखना है, 12 पुस्तकें थी कुल। ठीक है, अब इनमें इन 12 पुस्तकों के आधार पर क्या कहा, वीरगाथा काल कहा। अब इन 12 पुस्तकों में कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो सबसे पहले जो आप ध्यान रखेंगे कि शुरुआत में करीब 8 जो रचनाएं हैं, 8 पुस्तकें हैं, वो अपभ्रंश काव्य है, और जो 4 बचती हैं वो क्या है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो कुल 12 पुस्तकों के नाम देखते हैं। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो इसके रचयिता कौन थे, नल्ल सिंह भाट। इसके आधार पे कहा उन्होंने वीरगाथा काल। हम्मीर रासो, इसके जो रचनाकार थे वो शारंगधर। प्राकृत पेंगलम में इनके छंद मिले, जिसके आधार पर शुक्ल जी ने इस ग्रंथ का अनुमान लगाया। यानी कोई प्रामाणिक पुस्तक नहीं मिली है, लेकिन प्राकृत पेंगलम में इनके छंद मिले हुए हैं, और इसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अनुमान लगाया कि हमीर रासो नाम का भी कोई एक ग्रंथ है। इसके अलावा कीर्तिलता, अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि ये सभी अपभ्रंश काव्य की रचनाएं हैं। बहुत सतर्कता के साथ जब आप देखते हैं तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है और आप भूलते नहीं हैं। कि हेडिंग ही ध्यान रखेंगे कि ये अपभ्रंश काव्य का जिक्र हो रहा है, जिसमें विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों भी अपभ्रंश काव्य की रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये अपभ्रंश काव्य कितने हैं, 4। इनके आधार पर वीरगाथा काल कहा। अब अपभ्रंश के बाद आता है नंबर देश भाषा काव्य का। तो देश भाषा काव्य की कितनी रचनाएं हैं, 8। ठीक है, अपभ्रंश की 4 और देश भाषा काव्य की 8। अब देश भाषा काव्य में कौन कौन सी है, खुमार रासो, बीसल देव रासो। खुमार रासो दलपत विजय ने लिखी है। शुक्ल जी ने लिखा है कि इसकी जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है, यानी खुमार रासो पूर्ण नहीं मिलती, शुक्ल जी कह रहे हैं अपूर्ण है। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है, नरपत नाल। तो राजमती और बीसल देव की कथा आप लोगों ने हम लोगों ने कई बार क्लासेस में जिक्र किया हुआ है कि राजमती से रूट करके बीसल देव चले जाते हैं कहाँ, उड़ीसा चले जाते हैं। बीसल देव अजमेर के राजा के पुत्र रहते हैं। तो ये इस तरह के, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके विषय में भी ध्यान दीजिएगा। हमने कई बार पढ़ाया है, आप पिछली क्लासेस में भी देख सकते हैं। पृथ्वीराज रासो, इसके रचयिता चंद्रबरदाई। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार और जयमयंक जस चंद्रिका, ये है मधुकर कवि। इसके अलावा परमाल रासो का आल्हा खंड जो कि मिलता है, जगनी किसके रचयिता है, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। इतने देश भाषा काव्य के अंतर्गत है, तो आप यहां से इन्हें ध्यान रखेंगे। ऊपर हमने 4 अपभ्रंश के काव्य देखे और 8 देश भाषा काव्य। तो इनकी कैटेगरी को आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है कौन सी किस श्रेणी में है। तो 8, 4, 12 इन रचनाओं के आधार पे आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। तो यहां तक के तथ्य संभव है आप सभी को समझ में आ जाएंगे, और एक बार और आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अब यहां से हम लोग जो देखेंगे थोड़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो कथन होते हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट या किसी भी स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, जब आप आदिकाल पढ़ेंगे तो इन सारे तथ्यों के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहा हुआ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये तो पहले हमने पढ़ा ही कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की संचित चित्रवृत्ति का वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए
साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आदिकाल संबंधी सभी कथनों को यहां पे हम देखेंगे जो शुक्ल जी ने कहा है। शुक्ल जी लिखते हैं कि राज्याश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। तो नीति और श्रृंगार के तो खूब सारे फुटकल दोहे सुनाते थे, लेकिन वैसे ही आश्रयदाताओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का भी वर्णन वो करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासु के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल कहा है। ये कथन यहां से ध्यान रखना है कि रासों के नाम से क्या मिलता है, किस किस तरह की रचनाएं पहले लिखी जाती थी, ये तथ्य शुक्ल जी ने कहा है। हमने बात की जब सन की कि 993 ईस्वी से 1318 तक आदिकाल की समय सीमा है, तो राजा के नाम से जब हमने बात की थी तो महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक आदिकाल की सीमा मानी जाती है। अगला कथन है नाथ पंथ सिद्धों की ही परंपरा से छट कर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आदिकाल के अंतर्गत ही हमें सिद्धों और नाथों और जैन फागु काव्य इन सब के विषय में भी अध्ययन करना है। तो सिद्ध और नाथ कौन थे, सिद्ध और नाथों की परंपरा कैसे विकसित हुई, इस पर शुक्ल जी ने अपनी टिप्पणियां की हुई हैं। तो देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, कहीं अलग से नहीं आया है। सिद्धों की एक परंपरा व्याप्त थी, उसी से छट के उनकी मान्यताओं का विरोध करके नाथों की परंपरा निकलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये शुक्ल जी कह रहे हैं। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। ध्यान रखेंगे, मत्स्येंद्र नाथ और जलंधर नाथ ये नाथ परंपरा के अंतर्गत हैं। जलंधर नाथ किसके गुरु माने जाते हैं? मत्स्येंद्र नाथ के। या मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन माने जाते हैं? जलंधर नाथ। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये सब वन लाइनर प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं, संभावनाएं बहुत होती हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। अगला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कि नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, एक अलग सधुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। देखिए, यही सधुक्कड़ी भाषा आगे बढ़ के कबीर में भी दिखाई पड़ती है। शुक्ल जी ने लिखा कि जो नाथ पंथ के जोगी थे, वो जो परंपरा से प्रचलित साहित्य की भाषा थी, जो काव्य भाषा थी, उसका ढांचा क्या था? नागर अपभ्रंश या ब्रज का था। उससे अलग सधुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया। अब ये सधुक्कड़ी भाषा है क्या? लगे हाथ तैयार करेंगे कि कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी मिश्रित था। ये तथ्य महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये शुक्ल जी ने कहा है। आगे वे लिखते हैं कि सिद्धों और नाथों की रचनाएं सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। ये तथ्य परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किनकी रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है। कबीर की भी किसी एक रचना को आपको ध्यान होगा, हमने बातचीत की थी कि कबीर की एक रचना को भी सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा, सांप्रदायिक शिक्षा के ग्रंथ कहा। सिद्धों और नाथों की रचनाओं को भी उन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा। सांप्रदायिक कम्युनल नहीं आज के दौर का, सांप्रदायिक अपने संप्रदाय के नियम कानून आचार विचार उन सभी की शिक्षाएं मात्र हैं सिद्धों और नाथों की रचनाएं। ये शुक्ल जी कह रहे हैं। कह रहे हैं कि केवल सिद्धांत संबंधी बातें हैं, इसलिए जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। तो जब भी कोई अपने संप्रदाय, अपने इंस्टीट्यूशन या किसी भी नियम कानून आचार विचार के विषय में लिखेगा, तो जीवन की स्वाभाविक जो अनुभूतियां होती हैं, जीवन का जो स्वाभाविक दशाएं हैं, उन पर कोई बातचीत होने की संभावना नहीं होती। यही बात शुक्ल जी ने लिखी है इनकी रचनाओं के विषय में। ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे। तो ध्यान रखेंगे, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सरह, सरह पा जो है वो आदर सूचक शब्द होता था। तो सिद्धों में सबसे पुराने शुक्ल जी के अनुसार सरह थे, यानी सरहपा थे। अगला तथ्य है कि साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह पृथ्वीराज रासो। साहित्यिक प्रबंध के रूप में सबसे प्राचीन ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है।
वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी मिलती है? बीसल देव रासो। देखिए, दो किताबों के नाम उन्होंने दो अलग अलग संदर्भों में बताए। पृथ्वीराज रासो का नाम किस विषय में ले रहे हैं? कि साहित्यिक प्रबंध के रूप में। और बीसल देव रासो का नाम किस विषय में ले रहे हैं? वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक। तो ये तथ्य शुक्ल जी के कहे हुए कथन हैं। आप सभी को इसे एक जगह नोट कर लेना है, रिवीजन करना है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक पर आधारित ये पूरे तथ्य हैं। ठीक है, तो अब एक संक्षिप्त में कुछ और बातें थोड़ा देख लेते हैं आदिकालीन साहित्य के विषय में। कि आदिकालीन हिंदी साहित्य की समय सीमा निर्धारण के साथ साथ उसके भाषिक स्वरूप पर भी शोध किया गया है। सर्वमान्य रूप से यह माना गया कि 8वीं शताब्दी के आसपास से ही बोलचाल की भाषा अपभ्रंश की साहित्यिक भाषा से अलग हो चुकी थी। ये तथ्य ध्यान रखेंगे कि क्या है कि बोलचाल की जो भाषा है वो अपभ्रंश की साहित्यिक भाषा से अलग हो चुकी थी। अपभ्रंश में रचित साहित्य से अलग बोलचाल की भाषा में जो साहित्य रचा गया, वही साहित्य हिंदी साहित्य के आदिकाल की साहित्यिक सामग्री है। यानी अपभ्रंश भाषा में जो रचा जा रहा था, उससे अलग देश भाषा में, बोलचाल की भाषा में जो साहित्य रचा जा रहा था, वही आदिकाल की एक तरह से असली साहित्यिक सामग्री है। ठीक है, इस बोलचाल की भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश या अवहट्ट नाम दिया, तो कुछ ने पुरानी हिंदी कहा। ये जो बोलचाल की भाषा है, देश भाषा काव्य के रूप में आदिकाल के अंतर्गत, उसे कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश कहा या अवहट्ट कहा, तो कुछ ने पुरानी हिंदी भी कहा है। अब यहां से एक तथ्य आपको ध्यान रखना है कि उत्तर अपभ्रंश या अवहट्ट या पुरानी हिंदी क्या है? बोलचाल की भाषा है, आम बोलचाल की भाषा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने सर्वप्रथम कहा कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। अब ये कथन ध्यान रखेंगे आप, उत्तर अपभ्रंश ही क्या है? पुरानी हिंदी है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में यदि आए कि पुरानी हिंदी क्या है, पूर्व अपभ्रंश, उत्तर अपभ्रंश या अवहट्ट क्या है, तो उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। आचार्य शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन ने भी इस मत को माना है। तो आचार्य शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन इस मत को मान रहे हैं जो गुलेरी जी ने कहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल के अंतर्गत प्राप्त सामग्रियों का वर्गीकरण, आदिकाल के अंतर्गत जो सामग्रियां प्राप्त हैं उसका वर्गीकरण नगेंद्र जी ने कैसे किया है? उन्होंने लिखा सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं। उन्होंने आदिकाल के अंतर्गत जो सामग्रियां प्राप्त हुई, नगेंद्र जी तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी आदिकाल की सामग्रियां शोध में आ चुकी थी जो शुक्ल जी तक संभव नहीं थी। इसलिए उन्होंने व्यवस्थित ढंग से इतनी अलग अलग कैटेगरियों में इस दौर के साहित्य को बांटा। जैसे सिद्ध साहित्य की बात करें तो नगेंद्र लिखते हैं, सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वही हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या किया कि सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा है, वही इसकी सीमा में आएगा। इस साहित्य के अंतर्गत प्रमुख कौन कौन से कवि हैं? सरहपा, शबरपा, लुइपा, डोम्बिपा, कर्णपा, कुकुरिपा, ये प्रमुख कवि हैं सिद्ध साहित्य के। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, साथ में कवियों के नाम भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं सिद्धों के बाद जैन साहित्य की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र लिख रहे हैं कि जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया। देखिए, आपको रिवाइज हो रहा है ये दो बार, याद कर लीजिए कि सिद्धों ने क्या किया? बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्रों में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। पश्चिमी क्षेत्रों में कौन कर रहा था और पूर्वी क्षेत्रों में कौन कर रहा था? ध्यान रखेंगे इसको। पूर्वी क्षेत्रों में सिद्ध कर रहे थे, पश्चिमी क्षेत्रों में जैन साधु कर रहे थे। इन कवियों की कविताएं आचार, रास, फाग, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। आचार साहित्य, रास साहित्य, फागु साहित्य, चरित साहित्य, इस तरह की विभिन्न शैलियों में जैन साहित्य मिलता है। अब इसके अंतर्गत प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से मिले? तो ध्यान रखेंगे जैन साहित्य के अंतर्गत
जो प्रमुख ग्रंथ हैं श्रावकाचार, भारतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलभद्र रास, रेवंत गिरिरास या नेमिनाथ रास। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं आप सभी पहले से जानते हैं, इनके रचयिताओं के विषय में जानते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं नाथ साहित्य के विषय में। तो जैन साहित्य के विषय में हमने देखा, अब नाथ साहित्य के विषय में देखेंगे कि नाथ साहित्य असल में क्या है, नगेंद्र जी ने क्या लिखा। नगेंद्र जी ने लिखा कि सिद्धों की भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया में, ध्यान रखेंगे, सिद्धों की जो भोग प्रधान योग साधना हो चुकी थी उसकी प्रतिक्रिया में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना का आरंभ हुआ। तो सिद्धों की साधना भोग प्रधान योग साधना हो गई थी और आदिकाल में नाथपंथियों की साधना हठ योग साधना हो गई थी। तो दोनों के नाम ध्यान रखना है कि भोग प्रधान योग साधना किसकी थी, जैन साहित्य की, सिद्धों की या नाथों की? तो सिद्धों की। और हठ योग किसका था? नाथपंथियों का। इस पंथ को चलाने वाले कौन थे? नाथ पंथ को चलाने वाले मच्छिंद्र नाथ या मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ, इन दोनों का नाम आता है जिन्होंने नाथ पंथ को विकसित किया, समृद्ध किया, उनकी मान्यताओं का विकास किया। और नाथ साहित्य का निवास भी, जो नाथ साहित्य के नाथपंथी थे, इनका निवास भी भारत का पश्चिमोत्तर प्रांत बना। हमने देखा कि जैनी भी जो थे, जैन साहित्य के रचयिता देवसेन का श्रावकाचार, ये लोग भी पश्चिमी भाग में थे और नाथपंथी भी भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों को अपना कर्म क्षेत्र बना रहे थे। तो सिद्धों ने असम, बंगाल, उड़ीसा को अपना क्षेत्र बनाया, तो पंजाब और राजपूताना को अपना क्षेत्र नाथपंथियों ने बनाया। तो ये दिशाओं को भी मैपिंग के आधार पे आपको ध्यान रखना है। तो यही महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके हो जाएंगे आदिकाल के अंतर्गत। बाकी हम आदिकाल से बनने वाले प्रश्नों को अपनी अगली क्लास में हल करेंगे। आपको कैसी लगी ये क्लास? इस क्लास में आपको जो समस्याएं आ रही हो आप उसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी, हमारे नंबर पे भी संपर्क करके आप अपनी समस्याओं को या अपनी राय को प्रकट कर सकते हैं। हम आगामी सभी क्लासेस में आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के पूरे हिस्से को जल्द से जल्द प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पे कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे और लगातार आप सभी भी अपने स्तर पे इन पुस्तकों का अध्ययन जरूर करें। इससे आपके अध्ययन की भी प्रामाणिकता निश्चित होती है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। यूपी हायर के बैच से अपने जो आपके मित्र, आपके परिचित हों, उन्हें भी बताएं। यूपी जीडीसी और यूपी हायर की जो परीक्षा है उसकी तैयारी के लिए ऑनलाइन बैच हमारा चल रहा है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस बैच से जुड़ सकते हैं और इस तैयारी को और पुख्ता और मजबूत कर सकते हैं। नमस्कार, शुभकामनाएं।